हेलो दोस्तों, अरुण शर्मा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको यूपीएससी 2020 के आगे के सवाल दिखा रहा हूँ। सवाल 15 से 24, 1 से 14 हम लोग कर चुके हैं। 38 से 40 क्वेश्चन आए थे सी सैट में, जो मैथ्स में बेसिक न्यूमरेसी में गिनती किया जा सकते हैं, जिनकी गिनती बेसिक न्यूमरेसी में की जा सकती है। और कुछ सवाल तो काफ़ी अच्छे थे क्वालिटी वाइज, और बाकी थोड़े सिंपल थे। लेकिन लेकिन अगर आप इस तरह से देखें कि नेगेटिव मार्किंग भी है एक्सेट्रा, तो आपको करीब 40 से 50 क्वेश्चन करने की आवश्यकता होती है। तो बिना बेसिक न्यूमरेसी को अच्छे से जाने हुए आप सी सैट में थोड़ा थोड़े रिस्की जोन में आ जाते हो, क्योंकि 1 साल की बात हो जाती है अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप सी सैट के सब क्वेश्चंस को, सब सवालों को अच्छे से जानें। तो चलिए इस सवाल पे चलते हैं। पहले हम लोग इस सवाल पे चलेंगे, 15वें सवाल पे। इस सवाल को अगर आप देखिए, तो ये सवाल बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर 20 ईयर्स। इस स्टेटमेंट का रिएक्शन ये होना चाहिए कि 4 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, टीचर और 3 स्टूडेंट, और इनका एवरेज एज अगर 20 है, तो इन 4 लोग का टोटल एज 80 होगा। ये पहला रिएक्शन है आपका। तो ये रिएक्शन के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये बोलता है कि ऑल द 3 स्टूडेंट्स, इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, तो इस तीनों स्टूडेंट का एज सेम है, तो टीचर और का एज टी ले लीजिए और स्टूडेंट का एज एस ले लीजिए, तो टी प्लस 3s 80 हो जाएगा। ये पहला रिएक्शन है आपका इस सवाल में। उसके बाद आपको बोला जा रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। स्टूडेंट और टीचर के एज में डिफरेंस 20 साल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टीचर माइनस स्टूडेंट का जो एज डिफरेंस है वो 20 है। तो ये आप सिंपल एक साइमल्टेनियस इक्वेशन विद 2 अननोन्स में आ गए। तो आपको बेसिकली इसका सॉल्यूशन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, तो टी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपको 4s, क्योंकि s माइनस एस प्लस हो जाएगा, 4s इज इक्वल टू 60 आएगा। तो स्टूडेंट का एज आपको 15 आ गया, और स्टूडेंट का एज अगर 15 आ गया, तो आप टी माइनस एस में अगर एस को 15 डालते हैं, टी माइनस एस इक्वल टू 20 में एस को 15 डालते हैं, तो टीचर का एज 35 आ जाएगा। तो ये आपका सवाल का जवाब है, ऑप्शन सी, इस सवाल का। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 16वें सवाल पे। ये इजी सवाल था। अगर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग पढ़ा हुआ है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बोल रहा है कि अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 lakhs। एक आदमी ने गाड़ी खरीदी और 3 लाख पे बेचा। इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। 20% लॉस उसने इनकर किया। इसका मतलब ये है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था कार का, वहां से उसने 20% लॉस किया है, और 20% लॉस करने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3 लाख है। ना आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए कि आप अगर 2 नंबर्स हैं ए और बी, और ए से बी जाने में अगर 20% की ड्रॉप हो रही है, तो बी से ए आने में 25% बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपली करिए, तो 5 सेकंड का सवाल है ये, क्योंकि आप इसको 25% अगर बढ़ा देंगे यहाँ से, तो 3 लाख को 25% बढ़ाएंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि 3 लाख प्लस 25% ऑफ 3 लाख, जो कि 75,000 होता है। तो 3 लाख प्लस 25% ऑफ 3 लाख, ये आंसर इसका 3,75,000 हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसको इसको हल करने के और मुश्किल रास्ते भी हैं, लेकिन ये वाला रास्ता एकदम सबसे सबसे सिंपल होगा। मुश्किल रास्ता इसमें यह है कि अगर आप एसपी को मान लीजिए एस मानिए, तो सीपी, क्योंकि 20% प्रॉफिट है, तो सीपी 0.8s हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप एल्जेब्रा यूज कर रहे हैं, और 0.8s अगर 3 lakhs है, मतलब मुश्किल क्या 2 स्टेप ज़्यादा लग जाएंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो एस का वैल्यू आप 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 से निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा रास्ता है इस सवाल को करने का। लेकिन वो अगर आप 20% 25% वाला लॉजिक जानते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल।
करना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 17वें। ये सवाल बोल रहा है कि शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। एक कस्टमर को ये डिस्काउंट ऑप्शन देता है। पहला डिस्काउंट ऑप्शन है, और ये भी परसेंटेज का ही सवाल है। इसको मैंने अपने बुक्स में पीसीजी के फॉर्म में लिखा है, परसेंटेज चेंज ग्राफिक। इसको आप समझिए इस सवाल को कैसे सोचना चाहिए। शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस टू एन आर्टिकल ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%। मतलब अगर 100 रुपए का आइटम है तो पहले 10% डिस्काउंट दीजिए, तो 100 रुपए में 10% कम करिएगा तो 90 हो जाएगा। फिर 20% डिस्काउंट दीजिए। ये जो एरो वाला स्ट्रक्चर है, इसी को मैं पीसीजी कहता हूँ। मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा इस पे, पीसीजी पे। तो फिर 20% डिस्काउंट दीजिए। 90 पे 20% डिस्काउंट 18 रुपये होते हैं, तो 72 रुपये ये हो गया आपका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। और उसके बाद 10% सर्विस टैक्स आप दे रहे हैं, तो सर 10% सर्विस टैक्स जो होगा वो 7.2 बढ़ेगा, तो आपका 79.2 नेट प्राइस रहेगा इस केस में। दूसरा ऑप्शन होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%। दैट मीन्स आप 100 में 20% डिस्काउंट लेते हैं, फिर 10% डिस्काउंट लेते हैं, और फिर 10% सर्विस टैक्स देते हैं। नाउ अगर आप पीसीजी को जानते हैं, परसेंटेज चेंज ग्राफिक को जानते हैं, आपको ये पता रहना चाहिए कि इन एरोज को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आगे पीछे कर दीजिए, जब तक तीनों एरो सेम है परसेंटेज चेंज में, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आप थर्ड ऑप्शन पे भी जाते हैं, थर्ड केस, कि पहले सर्विस टैक्स दे दीजिए 10% का, और उसके बाद फिर आप सक्सेसिव डिस्काउंट दे दीजिए 20 और 10 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों डिस्काउंट एक ही बराबर रहेंगे, क्योंकि आप तीनों को अगर अंत में ला के देखिएगा तो आपका तीनों वैल्यू 79.2 पे ही आएगा। तो इसलिए सवाल जो पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग इज करेक्ट, कि कस्टमर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो कस्टमर के लिए सब ऑप्शन इक्वली गुड है। उसके लिए कोई ऑप्शन अच्छा नहीं है कंपेयर टू अदर। सब मतलब सब अच्छे हैं या सब खराब हैं, मतलब एक ही तरह के हैं सब। उसमें कोई ऑप्शन में कमी या ज़्यादा नहीं है, सब में सेम है। और इसका बेसिक लॉजिक है कि पीसीजी का जो एरोज होता है उसको आप मैनेज करके चलिए। पीसीजी परसेंटेज चेंज ग्राफिक, जो मैं आपको इस परसेंटेज चेंज ग्राफिक के एक अलग वीडियो में ले आऊँगा आपके लिए इस चैनल पे, ताकि आप उसको समझ पाएँ। उसके बाद अगला सवाल, ये सवाल नंबर सिस्टम्स का है, और इस सवाल को मतलब ये भी फिर अच्छे क्वालिटी का सवाल है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? When divided by 3, 4, 5, 6 leaves a remainder of 2 in each case. Now सबसे पहले बिफोर यू गो देयर, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने पे, 5 से डिवाइड करने पे और 6 से डिवाइड करने पे हर केस में रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, ऐसे नंबर को जब आप देखिएगा तो ये नंबर 3, 4, 5, 6 का एलसीएम, सबसे छोटा नंबर 3, 4, 5, 6 का एलसीएम +2 रहता है। तो 3 और 5 और 6, 3 और 4 और 5 और 6 का एलसीएम जो है वो कितना है? 60 है। 3 इंटू 4 इंटू 5 से एलसीएम मिल जाएगा आपको। इनका एलसीएम 60 है। तो सबसे पहला नंबर जो इस प्रॉपर्टी को ओबे करेगा वो 60 + 2 है। और किसी भी नंबर के एलसीएम तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन 60 अगर एलसीएम है तो 120 भी कॉमन मल्टीपल होगा और 180 भी कॉमन मल्टीपल होता है उन नंबर्स का। तो आपको ऐसे नंबर जो रिमाइंडर 2 छोड़ रहे हैं 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पे, वो नंबर्स 60 + 2, 120 + 2, 180 + 2 ऐसे बनते जाएंगे। तो क्योंकि आपको लीस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा हुआ है, तो आप 60 को अगर 17 बार यूज करेंगे तो 1020 आएगा। 1020 + 2 1022 इसका आंसर होगा। ये आपको 60 के मल्टीपल पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप 16 बार इस्तेमाल करेंगे तो 960 + 2
962 अब 3 डिजिट नंबर में ही है, तो आपको 4 डिजिट नंबर में जाना पड़ेगा। तो 1022, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नंबर सिस्टम्स का। अगर आपने नंबर सिस्टम में 100-200 सवाल किए हुए हैं तो ये सवाल आपसे आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला ये तो ये अगेन एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, हाई हाई एंड एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि इनका रिमाइंडर चाहिए 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75, इसका रिमाइंडर चाहिए आपको। तो इसका रिमाइंडर जब आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर चाहिए। तो इसमें बेसिक लॉजिक, ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, तो इसमें बेसिक लॉजिक ये है कि पहले आप जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। तो ये 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करके ये 7 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होके ये 4 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करके ये 2 आ जाए, 2 से डिवाइड करके ये 2 आ जाएगा, और ये 31 आ जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और इंडिविजुअल रिमाइंडर आप चेक करेंगे अगर यहाँ पे, तो 51 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 1 है, 27 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 1 है, 7 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 1 है, 31 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 1 है, और 15 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 1 है। तो 50 के काटने के बाद आपको रिमाइंडर 1 आ रहा है, और इस लॉजिक में आपको वापस उस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपने डिवाइड किया है ऊपर नीचे। तो आपने ऊपर नीचे 50 से डिवाइड किया है, तो आपका जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो 1 इंटू 50 से मल्टीप्लाई वापस करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि और 2 कट नहीं रहा है, तो रिमाइंडर तो कुछ आएगा, एक ही आएगा जब 2 से डिवाइड करोगे। और दूसरा पार्ट ये है कि 50 से आपने पहले ही डिवाइड किया है, तो आपका जो आंसर है वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उस बेसिस पे आप 25, 5 और 1 को तो ऐसे ही हटा सकते हैं। तो इसका आंसर 50 होगा इस सवाल का। ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में मिलेंगे, सीबीआई में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, सबसे पहले कैट और मैनेजमेंट एग्जाम में आया था ये। फिर अगला सवाल, ये मॉडर्न मैथ्स का सवाल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इसको देखिए, कोशिश करिए आप। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशंस। आपके पास डिनोमिनेशन क्या क्या है? 50 रुपए का डिनोमिनेशन है, 100 रुपए का डिनोमिनेशन है, 200 का डिनोमिनेशन है, 500 का डिनोमिनेशन है, और 2000 का डिनोमिनेशन है। तो आप कितने डिफरेंट सम्स बना सकते हैं अगर आप एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन ले रहे हैं? तो यहाँ पे आप जब नोटिस करेंगे तो कोई भी 3 डिनोमिनेशन लीजिए तो अलग अलग सम बनेंगे। 200, 100 और 50 का कुछ और बनेगा, 100 और 200 और 500 का कुछ और बनेगा। तो आपके पास 5 लॉजिक है, और यहाँ पे आपको एनसीआर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 3 डिनोमिनेशन से अगर आप सम बनाइएगा तो 5C3 अलग अलग सम बनेंगे। कोई भी 3 सेलेक्ट कर लीजिए 5 से। तो जैसा मैंने कहा, 50, 100, 200 में 350 बनेगा, 100, 200, 500 में 800 बनेगा, 2000, 500 और 200 में 2700 बनेगा। इस तरह से जितने आप चेंज कर सकते, जितने बार आप 3 उठा सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज बनते जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपका एनसीआर के लॉजिक से 5C3, अगर आप 3 कॉइन सेलेक्ट करें तो 5C3 आपके 5C3 आपके सम्स बनेंगे। अगर आप 4 कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो 5C4 बनेंगे, और 5 कॉइन सेलेक्ट करने पे एक ही सम बनेगा जो कि 2000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50, 2850 है। तो ये 5 से 5C5 से आएगा। तो 5C3 का वैल्यू 10 होता है, 5C4 का वैल्यू 5 होता है, और 5C5 का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब 16 है। 16 अलग अलग केसेस बनेंगे आपके, 16 डिफरेंट डिनोमिनेशंस आपके आएंगे यहाँ पे इस सवाल में। 16 डिफरेंट डिनोमिनेशंस, डिफरेंट सम्स आप बना पाएंगे इस सवाल के लिए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये मिक्सचर और रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। अ बॉटल कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए। तो चलिए मान लीजिए एक बॉटल है आपके पास, इस बॉटल में 20 लीटर लिक्विड ए है। 4 liters of liquid A is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. आप इसमें से 4 लीटर निकाल रहे हैं और आप सेम क्वांटिटी बी का डाल रहे हैं।
4 वापस डाल रहे हैं। अगेन 4 liters इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको इस सवाल में जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि आप जब 1/5 निकाल रहे हैं तो आप ओरिजिनल लिक्विड का 4/5 छोड़ दे रहे हैं उस वेसल के अंदर। तो जब आप 20 लीटर से शुरू करेंगे, जब आप 4 लीटर निकालेंगे, पहले तो पूरा लिक्विड ए है आपके पास, तो ए और बी का जो आपका रेशियो हो जाएगा एक बार करने के बाद वो 12 और 8, 12 और नहीं 12 नहीं, सॉरी, आपका रेशियो जो है वो 16 और 8 हो जाएगा। आपका रेशियो जो है वो 16 और 8 हो जाएगा, 16 और 4 हो जाएगा। उसके बाद जब आप 4 लीटर निकालेंगे तो आप सीधा इस तरह से कर सकते हैं इसको, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 ओरिजिनल लिक्विड बचेगा, फिर से 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसका लॉजिक यहाँ पे मिलेगा कि अगले बार जब 4 लीटर निकालेंगे तो 4:1 रेशियो में निकलेगा, तो 3.2 इसका निकलेगा और 0.8 इसका निकलेगा। और उसके बाद आप वापस लिक्विड बी डाल रहे हैं, 4 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, तो 4 लीटर फिर से डाल रहे हैं। तो अगले केस में 16 में से 3.2 हट गया तो 12.8 आ गया आपका लिक्विड ए, और 4 था आपका लिक्विड बी, इसमें से 0.8 हटा तो 3.2 हो गया, और 4 बढ़ गया तो 7.2 आपका लिक्विड बी हो गया, और कुल मिला के 20 होना चाहिए। तो आप इस लॉजिक से भी देखिएगा, ये आपको ब्रेकअप करके सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको अगर आप इस लॉजिक से भी देखिएगा तो 20 इंटू 4/5 16 हो गया, 16 इंटू 4/5 आपका 64/5, जो कि 12.8 अपने आप हो जाता है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी का रेशियो चाहिए आपको इसमें। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके पास अंत में फाइनल मिक्सचर में जो है आपके पास 12.8 लिक्विड ए है और 7.2 लिक्विड बी है। तो इनका रेशियो अगर लीजिएगा तो ये आप 128/72 ले सकते हैं, और इसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 8 से डिवाइड करते हैं तो 16 और 9 हो जाएगा, और वही इसका जवाब है इस सवाल का, 16:9। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और ये 21वां सवाल था इस पेपर का। 22वें पे आए। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग्स वाज 46.4। तो इसका मतलब ये 50 इनिंग्स में बैट्समैन ने कितने रन बनाए? 46.4 से मल्टीप्लाई करिए, अगर उसको आप 50 को 46.4 से मल्टीप्लाई करिए तो 50 इंटू 46 2300 होगा, और 0.4 से 20 आएगा, तो 2320 रन उसने बनाए हुए हैं पहले 50 इनिंग्स में। आफ्टर 60 इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 2.6। इसका मतलब 60 इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर जो है वो 2.6 बढ़ गया। तो एवरेज स्कोर उसका पहले 46.4 था, अब उसका एवरेज स्कोर 2.6 से बढ़ गया है, तो उसका एवरेज स्कोर 49 हो गया। तो ये बेसिकली 60 इंटू 49 आपका टोटल स्कोर हो गया यहाँ पे, और 60 इंटू 49 आपका 2940 है, क्योंकि 60 इंटू 50 3000 है। तो 620 रन उसने बनाया है लास्ट 10 इनिंग्स में। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको आखिरी 10 इनिंग्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो 620 रन उसने बनाया आखिरी 10 इनिंग्स में, और उसका एवरेज 10 इनिंग्स में 620 बनाया, तो उसका एवरेज औसत जो उसका है वो 62 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, ये फिर से आपको एक इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 का सवाल है जो आपने देखा। अगला सवाल भी ऑलरेडी 1 का ही है। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% इन द हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ये परसेंटेज से है। अ पर्सन वाज एबल टू परचेज 6 kgs लेस राइस फॉर 1200। ये सवाल मेरे क्वांट्स के बुक में 15 साल पहले से है कि जब उसका प्राइस राइस का 25% बढ़ गया, तो अगर आप सेम 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 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर आप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आपका कंजम्पशन जो है वो 20% घट जाएगा। ठीक है, और आपका कंजम्पशन एक्चुअली 6 किलो घटा है यहाँ पे।
तो -6 किलो कंजम्पशन हुआ है। तो कौन से वैल्यू से अगर आप 20% घटा रहे हैं, कौन सा वैल्यू, मान लीजिए आपका ओरिजिनल कंजम्पशन n है, या मान लीजिए आपका ओरिजिनल कंजम्पशन c है, तो c का 20% इज इक्वल टू 6 किलोस। तो ये आप इक्वेशन से सोचना चाहते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट सोचना आना चाहिए आपको। तो इक्वेशन सोचना चाहेंगे तो c इंटू 0.2 इज 6, इसका ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब c 30 हो गया, और इसमें 6 किलो उसने कंजम्पशन घटा दिया, तो नया कंजम्पशन उसका 24 हो गया। तो पहले वो 30 किलो खरीद रहा था, अब वो 24 किलो खरीद रहा है। कितने में? 1200 रुपये में। पहले भी 1200 स्पेंड कर रहा था, अब भी 1200 स्पेंड कर रहा है। तो 1200 रुपये में वो 30 किलो पहले खरीद रहा था, अब वो 24 किलो खरीद रहा है। तो आपको ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो 1200 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, नया प्राइस चाहिए तो 1200 को 24 से डिवाइड कर दीजिए। इस सवाल में या तो ओरिजिनल प्राइस पूछेगा या नया प्राइस पूछेगा। तो 1200 बाय 30 करिएगा तो आपका आपका आपको, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है, तो ओरिजिनल प्राइस ₹40 पर केजी है, जो कि इसका सही जवाब है। तो ये 23वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। CSAT 2020 का, पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days। अब इस स्टेटमेंट का रिएक्शन आप समझिए कि 20% वर्क काम अगर वो 8 दिन में करता है, इसका मतलब ए जो है वो 100% काम 40 दिन में करेगा, 40 दिन में काम खत्म कर सकता है। एंड अनदर पर्सन वाई, सॉरी एक्स है, ये एक्स है जो 40 दिन में काम खत्म कर रहा है, और दूसरा आदमी वाई जो है कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 days। इसका मतलब है कि वाई वाई 25% 6 दिन में करता है, तो 24 दिन में वो पूरा काम कर लेगा, बिकॉज 25% करता जाएगा तो 4 बार 6 दिन लगाएगा तो काम उसका खत्म हो जाएगा। तो एस इफ दे वर्क टुगेदर एंड हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। तो ऐसे सवालों में बेस्ट मेथड जो होता है वो आप वर्क अजम्पशन, वर्क को अज्यूम कर लीजिए एज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क। बस 3 रास्ते इसमें होते हैं। एक परसेंटेज का रास्ता होता है, एक 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/24 से आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रास्ता होता है वर्क को एलसीएम, वर्क का यूनिट्स को एलसीएम अज्यूम कर लीजिए 24 और 40 का। एलसीएम नहीं भी मिला आपको, कॉमन मल्टीपल लीजिए। मान लीजिए आपको 360 नहीं दिख रहा है इनका, या 120 नहीं दिख रहा है इनका, एलसीएम 120 है, आपको नहीं दिख रहा है 120, आप 360 भी ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो 120 को अगर हम 120 यूनिट्स ऑफ वर्क मान लें, कुल काम 120 यूनिट्स ऑफ वर्क है, तो एक्स जो है वो 40 दिन में काम खत्म करता है, तो एक्स का 3 यूनिट्स पर डे का काम है, एक दिन में वो 3 यूनिट करता है। और y जो है वो 24 दिन में वही काम खत्म करता है, तो y जो है 120 दिन में उतना ही काम खत्म कर रहा है। तो y एसेंशली 5 यूनिट्स पर डे काम करता है। तो x और y मिलके 3 यूनिट्स x का है और 5 यूनिट y का है। तो एक दिन में x और y मिलके 8 यूनिट काम करेंगे, और दोनों मिलके अगर 8 यूनिट काम करेंगे, और आपको क्वेश्चन पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क आपने 120 यूनिट लिया है, तो 40% ऑफ द वर्क इज 48 यूनिट्स। तो 48 यूनिट्स का काम अगर आप देखेंगे 8 यूनिट्स पर डे के हिसाब से, तो 48 डिवाइड बाई 8 से आपको 6 डेज का काम मिलेगा। 6 डेज में आप 40% काम खत्म करते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया, ये लेसन, और मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले लेसन में आगे के क्वेश्चन लेके। याद रखिए, मैं पूरा यूपीएससी 2020 से पीछे जाके सीसैट के सब सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे दे दूंगा, ताकि आपको कभी भी रिवाइज करना है सीसैट में पिछले 20 साल, 10 साल, 12 साल में क्या है। और ऑफ कोर्स आगे चल के चैनल में हम लोग सीसैट 21-22 आगे के भी सीसैट के पेपर्स का सॉल्यूशन दे देंगे आपको। तो आपको कभी भी सीसैट का पेपर्स को रिवाइज करना है तो आप यहाँ पे आके इसको कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, अरुण शर्मा एकेडमी पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको और हम लोग को मोटिवेशन भी चाहिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक द वीडियोस so that we grow fast and we can bring you more and more content here. Chaliye, thank you so much. Thanks for being there. Bye bye.